हेलो गाइस, तो चलिए यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 17 शुरू करते हैं। देखिए एम यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स एमसीक्यू, आपका बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन, नॉलेज गेन और जीके, ठीक है। ये सबको मिला के करंट अफेयर्स का और सब मिला के 10 एमसीक्यू सोल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आरटीआई के बारे में है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। तो इन कथनों पर विचार करना है कि यह नागरिकों को सूचना के अधिकार संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या है। शायद दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन का क्यों अभी मतलब न्यूज में है, क्योंकि 15 साल उसके पूरे हो गए हैं। 2005 में शुरू हुआ था ना, इसलिए। देखिए 2005 में नागरिकों को सूचना अधिकार के संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, सही है। दूसरा क्या है कि अधिनियम ने पूर्ववर्ती सूचना की स्वतंत्र अधिनियम यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार 2002 को प्रतिस्थापित किया था, ठीक है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त करने हेतु अधिनियमित किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, उसके अधिकार में सूचना के अधिकार का अंतर्गत मौलिक अधिकार, यानी कि ये आर्टिकल 19 के मोटा मोटी बात आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब और कुछ तो नहीं है इसमें जानने के लिए, तो इतना ही काफी है, ठीक है। देखिए हाँ ये रहा, देखिए ग्लोबल आरटीआई रेटिंग्स, ठीक है। आरटीआई इन इंडिया, देखिए टोटल आरटीआई पीएल कितनी रिसीव्ड इन 2017 का डेटा है, ठीक है, 66.6 लाख, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आरटीआई रिजेक्टेड कितनी हुई थी कि 4.8 लाख यानी कि 7.2%। और टोटल सेकंड अपील्स कितनी हुई थी, तो सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 18.5 लाख। और टोटली पेनल्टी अमाउंट इम्पोज्ड बाय सीआईसी पेनल्टी की लगाई गई थी 1.9 करोड़, ठीक है। अब बड़ी बात क्या है कि ओनली 10 स्टेट्स हैव अपडेटेड एनुअल, यानी कि 10 राज्यों ने ही सिर्फ अपनी आरटीआई की एनुअल रिपोर्ट दी है। और 12 स्टेट से नो वैकेंसीज इन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि 12 स्टेट के पास एसआईसी यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए वैकेंसी ही नहीं है। क्या देखिए 48 of 156 post for information commissioners vacant and state and CIC level central information commission यानी कि 156 में से 48 पोस्ट खाली है, ठीक है। ये आरटीआई। देखिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉल इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या दुनिया भर में पर्यटन व्यवसाय और मैत्री को बढ़ावा देने वाले पर्यटन पेशेवरों का व्यवसाय विश्व में सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। दूसरा क्या है कि विश्व पर्यटन संगठन का एक सदस्य है। और तीसरा क्या है कि यह प्रतिवर्ष नॉर्वे में एक वार्षिक विश्व कांग्रेस का आयोजन करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन तीसरा सही नहीं है। देखिए ये प्रतिवर्ष नॉर्वे में एक वार्षिक विश्व कांग्रेस का आयोजन करता है, ये बात गलत है। बाकी दोनों ये ऊपर वाले सही है। देखिए 1934 में स्थापित हुआ था। ये एकमात्र व्यावसायिक संगठन है जो वैश्विक पर्यटन तथा मैत्री को प्रोत्साहित करता है। वैश्विक पर्यटन, ठीक है, और रिलेशनशिप अच्छी उसको प्रोत्साहित करता है, मोटिव करता है, और पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों को एकजुट करता है। स्कल इंटरनेशनल पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्र होते हैं ना, उसको एकजुट करता है। और इस प्रकार दुनिया भर में पर्यटन व्यवसाय मैत्री को बढ़ावा देने वाले पर्यटन पेशेवरों का विश्व में सबसे बड़ा ये नेटवर्क है। विश्व में सबसे बड़ा ये नेटवर्क है। कौन?
स्कल इंटरनेशनल। देखिए अब इसके पर्यटन क्षेत्र के निदेशक और कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्य होते हैं, जो पारस्परिक हितों से संबंधित विषयों का समाधान करके तथा व्यापार नेटवर्क में सुधार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और यह विश्व पर्यटन संगठन का एक सदस्य है, यानी कि बी कथन सही हो गया। स्कल इंटरनेशनल विश्व पर्यटन संगठन का सदस्य है और प्रतिवर्ष एक अलग देश में वार्षिक विश्व कांग्रेस का आयोजन करता है। प्रतिवर्ष एक अलग देश में, देखिए यह प्रतिवर्ष नॉर्वे में, या नॉर्वे नहीं है, अलग अलग देश में ये आयोजन करता है। देखिए स्कल इंटरनेशनल, देखिए स्कल इंटरनेशनल इज ए professional organization of tourism leaders around the world promoting the global tourism and friendship. It is the only international group, ठीक है, uniting all branches of travel and tourism industry. It is the only international group, ये एक ही अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटिंग संगठित, ऑल ब्रांचेस सभी जो उसके ब्रांच होती है ना उसकी, ऑफ ट्रैवल्स एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को इकट्ठा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वामित्व योजना के बारे में पूछा गया है कि क्या पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई केंद्रीय योजना है। दूसरा क्या है कि यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण भूमि का मानचित्रण करने पर केंद्रित है। यानी कि आप समझ गए, ड्रोन ऊपर से ड्रोन तकनीक, ड्रोन टेक्नोलॉजी ऊपर वाला, मतलब कैमरा लगा कर पूरी की पूरी उसकी जो एक गांव की एक क्षेत्र की पूरी फोटो ली जाती है और उसका मतलब एरिया वगैरह डिसाइड करना, ये सब मतलब स्वामित्व योजना। ठीक है, तो क्या दोनों कथन सही है, केवल एक सही है, दो सही है, या फिर एक भी सही नहीं है। तो देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए इसी वर्ष अप्रैल में, यानी कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। ठीक है, तो किसके अंडर आती है, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, सही हो गया। फिर क्या है कि इसका एम क्या है कि ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड का अध्ययन करना, जो गांव में जो भूमि होती है ना उसको रिकॉर्ड का अध्ययन करना, माने कि उसके बारे में पढ़ना, स्टडी करना। ठीक है, और ग्रामीण परिवारों को भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा कि क्या है कि ग्रामीण परिवारों को भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करना। ठीक है, और संपत्ति कार्ड, यानी कि एक कार्ड देना जिसमें लिखा होगा कि आपकी जमीन मतलब कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी मतलब माटी मिट्टी है, ये सब उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, एक कार्ड जारी करना। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करने हेतु ग्रामीण भूमि का मानचित्रण, एक मानचित्र मान के एक नक्शा तैयार करने पर केंद्रित है। तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये याद हो जाएगा आपको। देखिए शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि 2001 में 15 जून 2001 में शांघाई माने कहा, चीन में हुई थी और 14 अप्रैल 2003 को प्रभावित हुई थी, यानी कि प्रभावी हुई थी। दूसरा क्या है कि प्रत्येक सदस्य देश की भाषा इसकी आधिकारिक भाषा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, एक दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन गलत है। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं। देखिए शांघाई सहयोग एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसकी घोषणा 15 जून 2001 को शांघाई में कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, 2001 को कहां पर, शांघाई में कौन कौन थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस,
ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी और 2003 को प्रभावित हुई थी। ठीक है, याद रख लीजिए, फैक्ट है थोड़ा। और इसके आधिकार भाषाएं क्या है, रूस और चीनी दोनों है, इसलिए कोई दूसरा कथन गलत हो गया। दो आधिकारिक भाषा रूस चीन। ठीक है, 2003 में प्रभावी हुई थी। ठीक है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। देखिए ये भी दिया गया है, देखिए कितनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा की है। देखिए अंतर सरकारी एजेंसी, ठीक है, समझौते या संगठन दो या अधिक अलग अलग सरकारों के बीच होते हैं। ठीक है, देखिए अंतर सरकारी एजेंसियां मतलब उस एजेंसी, समझौते, अंतर सरकारी समझौते, अंतर सरकारी एजेंसी या फिर संगठन, यह क्या होता है कि दो या अधिक अलग अलग सरकारों के बीच होता है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के साथ, या यूरोपीय संघ यानी कि यूएन। ठीक है, यूएन है ना, उसके अलग अलग सरकारों का सहयोग, ये क्या होता है, अंतर सरकारी एजेंसी या फिर अंतर सरकारी समझौते या फिर अंतर सरकारी संगठन। ये क्या होता है, अलग अलग सरकारों के बीच होता है। ठीक है, अब क्या है कि अंतर सरकारी समझौते, एजेंसी के संगठन एक ही सरकार के बीच या उन हिस्सों के बीच होता है, इसलिए सीआईए, एफबीआई, काउंटर जासूसी संगठन अमेरिकी सरकार के दो एजेंसी या विभागों के बीच यह एक सहयोग है। ठीक है, ये अंतर सरकारी समझौते, ये और ये क्या है, अंतर सरकारी एजेंसी। ठीक है, अब इंटर कहता है, इंटर मतलब क्या है कि दो अलग अलग संस्थाओं के बीच, यानी कि उसको इंटर कहते हैं। इंट्रा क्या है कि एक इकाई के दो या अधिक भागों के बीच। इंटर मतलब दो अलग अलग संस्था और इंट्रा मतलब एक ही इकाई के दो भाग, उसको इंट्रा कहते हैं। देखिए कॉलेजिएट खेल के बारे में सोचो, अगर अल्बामा विश्वविद्यालय और नोट्रे डेम एक फुटबॉल खेल खेलते हैं, जो एक अंतर कॉलेजिएट खेल घटना है, यह दो कॉलेजों के बीच है, दो कॉलेजों के बीच है। ठीक है, यदि अल्बामा विश्वविद्यालय में एक अंतर भीति यानी कि उसके अंदर ही भीति फुटबॉल चैंपियनशिप खेले हैं, जो अल्बामा छात्रों की दो टीमों के बीच एक कॉलेज में एक दूसरे के खेल खेले जाते हैं। ठीक है, ये है, ये होता है, मतलब क्या हुआ कि इंटर और इंट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में पूछा गया है कि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है। ये एक प्रकार का अनुदान होता है। दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत किए गए अनुबंध की कुल कीमत की 75% सामग्री आपूर्ति भारत द्वारा की जाती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, एक, दो, एक और दो और नहीं, एक और नहीं, दो। तो कौन सा कथन सही नहीं है, पहला तो ये समझ लगेगा लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं, क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट। देखिए विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला सॉफ्ट लोन। ठीक है, विकासशील देशों को रियायती ब्याज यानी कि बहुत ज्यादा ब्याज नहीं और बहुत कम भी नहीं, मतलब ठीक ठाक रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला सॉफ्ट लोन, उसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता है, ये दान नहीं होता, वो वापिस भी मतलब लोन होता है जो चुकाना भी पड़ता है। देखिए इसे ऋणकर्ता को चुकाना भी पड़ता है। लाइन ऑफ क्रेडिट भारतीय वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। भारत की जो सर्विस, गुड्स एंड सर्विस है, उसको एक्सपोर्ट करने में भी मदद करती है लाइन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि इसके अंतर्गत किए गए अनुबंध, जो अनुबंध हुआ है, मतलब वो अनुबंध मतलब दो देशों के बीच जो ट्रीटी ट्रीटी हुई ना, मतलब जो साइन किया गया है, उसकी कुल कीमत की 75% सामग्री की आपूर्ति भारत द्वारा ही की जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट
एग्जिम बैंक जैसी एजेंसियों की ओर से सब्सिडाइज रेपो रेट पर लोन का वादा है। ठीक है, इन लोनों के साथ शर्त ये है कि लोन धारक लोन की राशि से भारतीय कंपनियों जैसी बीएचएल, आईआरटीएस और छोटे एवं मध्यम उद्योगों से उपकरण एवं सेवा की खरीदारी करेंगे। सेवा और खरीदारी भारत से ही करेंगे, यानी कि अपने जिससे हमारे जो छोटे छोटे उद्योग है उसको फायदा मिले। ठीक है, हमारे सहयोगी अखबार एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर यजुवेंद्र माथुर ने बताया। ठीक है, ये मतलब ये क्या है, ठीक है, हमने ये जानने का है। देखिए, पहले बांग्लादेश को 8,620 लाख डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। ठीक है, और यह 2 अरब बिलियन की क्रेडिट लाइन भारत से परियोजना के निर्यातों को बढ़ावा देगा, यानी कि योजनाएं वहां पर बनेगी, पैसे हम देंगे, पर वो पैसे का माल जो होता है ना, कि एक मशीन बनानी है वहां पर, तो मशीन के लिए क्या चाहिए कि मतलब जो स्टील चाहिए, छोटे छोटे स्क्रू, ठीक है, वो सब हमारे यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। तो आसान भाषा में ये है। ठीक है, देखिए ये वो ना परियोजना के निर्यात को बढ़ावा देगा और भारतीय कंपनियों को मदद मिलेगी। देखिए, उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ क्रेडिट से कई सेक्टर जैसे स्टील, सीमेंट को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उनका बांग्लादेश में उन परियोजनाओं के लिए निर्यात किया जाएगा, सीमेंट का, स्टील का निर्यात किया जाएगा, जिन पर वहां काम शुरू होगा। ठीक है, इससे मैन्युफैक्चरिंग और परियोजनाओं में काफी बढ़ावा मिलेगा और नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव को करीब 6 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, और हाल ही में रशिया आ गया इसमें। ठीक है, देखिए फड़ चित्रकला के बारे में कितना डीपली मतलब एनालिसिस हुआ, पूरा का मतलब एक वर्ड समझ जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और 2020 में यूपीएससी ने यही किया है कि डेफिनेशन का कितना इंपॉर्टेंस दिया, कि मतलब क्वेश्चन ही डेफिनेशन से ही पूरे थे। ठीक है, तो देखिए फड़ चित्रकला के बारे में पूछा गया है। देखिए, इनमें स्थानीय राजाओं के जीवन की घटनाओं को विस्तृत रूप से चित्रित किया जाता है। दूसरा क्या है कि इस चित्रकला कृतियों में चित्रित करते हैं और उसे गीतों में वांचते हैं। दूसरा क्या है कि ये चित्रकला भोपा जनजातियों के विरासत है। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। ठीक है, 1 3 2 3 2 या फिर कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी के सभी कथन सही है। देखिए, कोविड-19 की महामारी के कारण कई रोजगार बंद हो गए, ये तो सब जानते हैं, जिनमें कला और शिल्पी शामिल है। परंतु इस कठिन समय में भी कलाकारों एवं शिल्पकारों ने सामाजिक संदेश के अपने मुख्य उद्देश्य को नहीं छोड़ा है, अच्छी बात है, और अपनी कला के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। ये फड़ चित्रकला में ऐसा देखा जा सकता है। अब क्या है कि फड़ राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की चित्रकला है, याद रख लीजिएगा, फड़ चित्रकला राजस्थान, राजस्थान में भीलवाड़ा, और वहां रहने वाली भोपा जनजाति, कौन सी जनजाति है, ट्राइब्स, भोपा जनजाति की विरासत है। वस्तुतः फड़ चित्र कला महज एक कलाकृति ही नहीं है, बल्कि कला, संगीत, साहित्य की एक संपूर्ण संस्कृति है, यानी कि एक कल्चर है पूरा का पूरा फड़ चित्रकला, जिसमें क्या है कि संगीत भी आ गया, साहित्य भी है, और कला भी वो तो है ही। ठीक है, जिसे भोपा लोग फड़ पर चित्रित करते हैं और गीतों में बांचते हैं। ठीक है, चित्र और गीत दोनों को ही फड़ कहा जाता है। देखिए आइए इसका देखिए, देखिए ये रही, देखिए ये है ना सब पेंटिंग्स फड़ फड़ के ऊपर है। ठीक है, राजस्थानी फड़ पेंटिंग्स। ठीक है, देखिए कितनी मतलब खूबसूरत है, कितना मतलब बारीकी से काम हुआ है। ये पेंटिंग देख रहे हैं आप, देखिए फड़ पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान है, टेल ऑफ, कितने अंदर अंदर अंदर, मतलब भारत में मतलब कला की कमी तो है ही नहीं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछा गया है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल स्वचालित स्वर निर्देशित होती है। दूसरा क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल
प्रायः जेट इंजन से चलती है, और तीसरी की पृथ्वी अग्नि धनुष, ये बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है, मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया कि एक दो, एक और दो तीन, तीन या फिर कोई नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल, बताइए कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला है, मतलब एक और दो गलत है, बाकी लास्ट वाला सही है। देखिए क्यों चर्चा में है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक उपग्रह लॉन्च किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके ईरान ने एक उपग्रह लॉन्च किया है जो वस्तुतः यूएनएससी की संकल्पना 2231 का उल्लंघन है। ठीक है, ईरान ने एक उपग्रह लॉन्च किया है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो उसका होता है ना, लिखा हुआ रूल एंड रेगुलेशन, उसका उल्लंघन किया है। तो ये चिंता का विषय है, और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी का उसका उपयोग करके किया गया है। ठीक है, देखिए ध्यान तत्व है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपास्त्र उस प्रक्षेपास्त्र को कहते हैं जिसका प्रक्षेपण पथ सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पथ होता है, और उसका उपयोग किसी हथियार के किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है। ठीक है, हथियार को किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को दागने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर, ठीक है, प्राय नाभिकीय अस्त्र। ठीक है, और ये मिसाइल प्रक्षेपण के आरंभिक चरण में ही निर्देशित की जाती है, उसके बाद इसका प्रक्षेपण पथ यानी कि ऑर्बिटल मैकेनिज्म है उसका बैलिस्टिक मिसाइल के सिद्धांत से निर्धारित होता है। अभी तक इन्हें रासायनिक रॉकेट इंजन द्वारा ही प्रणोदित किया जाता है, और बड़ी मात्रा में विस्फोटकों को ले जाने के लिए सक्षम होती है। पृथ्वी अग्नि धनुष मिसाइल इसकी श्रेणी के अंतर्गत आती है। आइए देखिए इसका देखते हैं क्रूज मिसाइल। देखिए क्रूज मिसाइल क्या होती है, वो भी स्वचालित और स्वनिर्देशित होती है। दूसरा क्या है, तो आप पूछे कि क्रूज मिसाइल, इंटरव्यू का क्वेश्चन के क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं, तो स्वचालित और स्वनिर्देशित जो मिसाइल होती है स्वतः से काफी नजदीक में उड़ान भरती है, और क्रूज मिसाइल ज्वलनशील विस्फोटक द्वारा लक्ष्य को भेदती है। ठीक है, क्रूज मिसाइल प्राय जेट इंजन से संचालित होती है, जेट इंजन से संचालित होती है, और इन मिसाइलों को विस्फोटकों को सटीकता एवं उच्च गति से ले जाने के लिए बनाया जाता है। इन मिसाइलों को क्यों बनाया जाता है कि विस्फोटकों को सटीकता से एवं उच्च गति से ले जाने के लिए बनाया जाता है। देखिए ये है ना बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये क्रूज मिसाइल है। ये कहाँ की है, ये यूएस मिलिट्री की है। देखिए यहाँ लिखा है यूएस मिलिट्री। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इस इमेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केग के बारे में पूछा गया है कि संविधान के अंतर्गत स्वायत्त स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय मतलब फ्रीडम, मतलब उसको खुद निर्णय ले सकती है अपने, जैसे कि यूपीएससी है, फिर अपनी न्यायपालिका है, वो सब स्वायत्त निकाय है। ठीक है, क्या ये केग भी वही है? आर्टिकल 149 में इसके कर्तव्य और शक्ति को संबंधित है। और क्या है कि केग भारत के संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के व्ययों का परीक्षण करता है। तो कौन सा कथन सत्य है, ये बोला गया है कि एक और तीन, एक और दो, तीन, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, एक दो तीन यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। देखिए हाल ही में गठित पीएम केयर्स फंड की राशि को केग परीक्षण के से बाहर निकाला गया है, इसलिए केग चर्चा में है। जो पीएम केयर फंड में पैसा डाला ना, आप लोगों ने भी 5, 25, 10 जितने भी डाले होंगे, तो उसको केग के परीक्षण से बाहर रखा गया है, क्योंकि यह राशि स्वेच्छा से दान की गई है, इसी कारण केग चर्चा में था। देखिए
केग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये संविधान के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है, तो कथन सही हो गया। इसे अपने पद से संसद के दोनों सदनों द्वारा कदाचार या असमर्थता के कारण उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे कि उच्चतम न्यायालय माना के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाने का प्रावधान किया गया, उसी तरह से केग को अपने पद से हटाया जा सकता है। देखिए इसकी पदावधि और पद ग्रहण करने की तिथि 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक की है। ठीक है, और यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। रिटायर्ड होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद नहीं वो धारण कर सकता। उसके बाद वो मतलब भारत सरकार के सरकारी एजेंसियों में वो कोई नौकरी या फिर कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, केग एक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, ठीक है, उनकी संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के व्यय का परीक्षण करता है, उस पर ध्यान रखता है, उसकी जांच करता है, उसे देखता है। भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि, भारत की भी संचित निधि और भारत के जो राज्य है स्टेट, उसकी भी संचित निधि के संबंधित खातों के सभी प्रकार के व्यय का परीक्षण करता है। व्यय का परीक्षण करता है कब? जब वो मनी यूज हो जाने के बाद, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, यूज हो जाने के बाद उसके व्यय का परीक्षण करता है। देखिए 148 से अनुच्छेद 151 केग से संबंधित है और इसमें 149 केग के कर्तव्य और शक्ति से संबंधित है। ठीक है, देखिए Control and Auditor General of India is an authority established by Article 148 of the Constitution of India. ठीक है, 148, ठीक है, उसके तहत एस्टेब्लिश किया गया था। Which audits all receipts and expenditure of the government of India, यानी कि ऑडिट कर सकता है क्या ऑल रिसिप्ट एंड जो व्यय किया गया है गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार द्वारा एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि राज्य सरकारों द्वारा हुआ। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, फाउंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और 1858 याद रखना, और अपॉइंटर कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी कितनी है? 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अन्नामुडी हाथी रिजर्व केरल में है, पूछा गया कौन सा नहीं है सही है पूछा गया है। ठीक है, नीलगिरी हाथी रिजर्व तमिलनाडु, फिर महानदी हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है और दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व जो असम में है। तो बताए कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? देखिए सी है इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया, ये रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड दिहांग पटकाई हाथी रिजर्व के एक हिस्से का कोयला खनन की सिफारिश की है। ठीक है, और भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हाथी संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था और इस योजना का 3 उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? देखिए हाथियों को उनको प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण मिल जाए, फिर मनुष्य और पशु संघर्ष के मुद्दे को हल करना, और तीसरा क्या है कि बंदी हाथियों की देखभाल करना। अब देश के 16 राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत विभिन्न हाथी संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया है, जिसमें कौन से हैं कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, काफी राज्य है, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, और अपना कथन में सही क्या था कि महानदी हाथी रिजर्व ओडिशा में है। महानदी हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ है? वो से ओडिशा में है।